हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हो सकता है कि सीबीएसई का न्यू सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आए या नहीं आए, फिर भी हमें पढ़ना तो होता ही है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज जो हम सबसे पहले जानेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले डिस्कवरी एज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये तीन जो हम लोग पढ़ेंगे आज, ये बिल्कुल यूनिक है और इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड फ्रेंच रेवोल्यूशन से है ये, जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट सीधे पढ़ लेते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उसका कुछ काउजेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काउज होते हैं जो हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वो रिलेट जब करेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। तो रिलेट करने के लिए हम लोग आज तीन एक्स्ट्रा टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए, कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिस्कवरी एज को, फिर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे, देन आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन, और उसके बाद देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के क्या क्या कारण थे। तो आज का टॉपिक हम लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और ये रिवोल्यूशन होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आई, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कवरी एज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। डिस्कवरी एज, ये डिस्कवरी एज जो हम लोग पढ़ेंगे कि 13th-14th सेंचुरी में बहुत सारे नए नए जगहों का डिस्कवर हुआ, और ये डिस्कवर जो है ये दुनिया को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। 13th-14th सेंचुरी से पहले दुनिया बहुत ही सीमित थी। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट, खास करके सेंट्रल एशिया की पार्ट ही पूरी दुनिया थी, पूरी कायनात थी। लेकिन आज अगर बात करेंगे आज की वर्ल्ड की और पुरानी वर्ल्ड की बात करेंगे, तो उसमें आकाश और जमीन का अंतर है। क्योंकि एक बड़ा सा भूभाग अमेरिका में नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, देन आफ्टर हम लोग बात करें इंडिया या फिर अदर कंट्री ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू फाउंडलैंड, ये सब नए नए कंट्री का जो इजाद हुआ था, नए नए कंट्री जो आए थे, वो 13th और 14th सेंचुरी के बाद ही आए थे। तो चलिए, डिस्कवरी एज से पहले हम लोग थोड़ा सा और भी थोड़ा अगर फ्लैशबैक चले, पीछे चले, तो एक नया टर्म जुड़ता है, रिनाइजेंस, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण का वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दुनिया में पुनर्जागरण के बाद ही यूरोप में खास करके कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। इससे पहले यूरोप दुनिया की पृष्ठभूमि में नहीं थी। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो वो था रिनाइजेंस का टर्म, जब 13th सेंचुरी में इटली से, ठीक है, इटली से 13th सेंचुरी में इटली से दांते, उसके बाद मैकियावेली या फिर राफेल एंजेलो, माइकल एंजेलो या फिर लियोनार्डो दा विंची जैसे बहुत सारे कलाकार, दार्शनिक और इतिहासकार जैसे लोगों ने इटली और पूरे यूरोप में कल्चरल डेवलपमेंट किया और वहाँ के सोसाइटी को चेंज करने का प्रयास किया। जो कि पुराना फैक्ट जो वहाँ की थी, जो पुराना पंथी विचारधारा थी वहाँ की, उसको बदलने का, स्टेरियोटाइपिंग को बदलने का बहुत बड़ा प्रयास 13th-14th सेंचुरी में की गई। ठीक है, दुनिया तो इस तरह से वहाँ के लोग ये जानते थे कि ये जो पूरा पृथ्वी है ये गोल है, उसमें समुद्र जो है वो भी गोल है, अगर आगे ज्यादा दूर तक जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या है कि नीचे खाई में गिर जाएंगे। इस तरह की मानसिकता थी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई बनेगा तो मर जाएगा। इस तरह की चीजें यूरोप में व्याप्त थी उस समय में, पांडित्य पंथ विचारधारा चल रही थी। खैर, उस विचारधारा के बाद 14th सेंचुरी में ही स्पेन के राजा फर्डिनेंड और इसाबेला की मदद से कार्ल मार्क्स 13th-14th सेंचुरी में स्पेन के जो किंग थे फर्डिनेंड और इसाबेला, उनके मदद से क्रिस्टोफर कोलंबस नामक व्यक्ति को इंडिया भेजने का प्रयास किया गया। यस, आपने सही सुना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडिया भेजने का प्रयास किया गया राजा के द्वारा। इसलिए इंडिया भेजने का ये प्रयास था क्योंकि इंडिया की जो कमोडिटीज थी, जो आइटम्स था, वो बहुत ही ज़्यादा
डिमांडिंग थी यूरोप के मार्केट में, क्योंकि यूरोप के मार्केट में 7 से 14 सेंचुरी तक 7 से 14 सेंचुरी तक अरेबियन पीपल यूरोप में एशिया से बहुत सारे कमोडिटीज एज लाइक स्पाइस, कॉटन, प्रीशियस स्टोन, ये सारी चीजें जो है वो वहाँ के मार्केट में जाकर के सेल करते थे और हैवी अमाउंट जो है वहाँ से बेनिफिट कमाते थे। तो 7 से 14 सेंचुरी तक ये चला था। लेकिन जब उन लोगों को ये लगा कि अरेबियन पीपल इतना ज़्यादा बेनिफिट्स कमा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग अगर डायरेक्ट इंडिया का खोज कर ले तो हम लोगों की बेनिफिट बढ़ जाएगी। जिसके कारण राजा ने कहा कि जाइए आप इंडिया खोज के आइए। इंडिया खोजने की प्रयास तो पहले भी चली थी, कोलंबस से पहले भी, लेकिन सारा फेल्यूर हुआ था क्योंकि तुर्की जैसे देश उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते थे। मेडिटेरियन सी से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो उसके बाद उन लोगों ने एक दूसरा वे खोजा, वाटर वे, और ये वाटर वे के द्वारा जो है वो उन लोगों ने साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका होते हुए इंडियन ओशियन होते हुए इंडिया के कालीकट पहुंचे थे। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताया जाता है कि जब वो अपने 3 शिप लेके चले थे तो रास्ते में जब चलना शुरू किए तो समुद्री तूफान के कारण उनके शिप का डायरेक्शन चेंज हो गया। वो ईस्ट की ओर आना चाह रहे थे लेकिन उनका डायरेक्शन वेस्ट की ओर हो गया और वो जिस जगह पे पहुंचे उसको उन्होंने नई दुनिया कहा और वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियन कह के बताया। रेड इंडियन, क्योंकि वो आ रहे थे इंडिया का खोज करने और इंडिया का खोज करने आ रहे थे तो इंडिया, उनको लगा कि इंडिया है, इसीलिए उन्होंने कहा रेड इंडियन। और फिर उन्होंने देखा कि ये तो अलग तरह की इंडिया है, जिस तरह का मैं सुना था उस तरह का नहीं है, तो उन्होंने कहा नई दुनिया होगी। खैर, ये बातें थी क्रिस्टोफर कोलंबस की। मैं बता दूं कि जिस जगह पे क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे थे वो जगह दरअसल वर्तमान में वेस्ट इंडीज और सेल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज और सेल्वाडोर अफ्रीका में एक छोटा सा आइलैंड है दोनों। ठीक है, कई छोटे छोटे आइलैंड है जिसको वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। त्रिनिदाद, टोबैगो, जमैका, क्वींसलैंड, इस तरह के बहुत सारे वहां पे आइलैंड है। खैर, ये तो अमेरिका की खोज है, एक बहुत बड़ी भूभाग की खोज है, बहुत बड़ा लैंडमास। दुनिया इसको नहीं जानता था अमेरिका को इससे पहले। तो 1492 में अमेरिका का खोज हो जाता है। किसका? अमेरिका का खोज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पुर्तगीज नाविक 1498 में इंडिया का भी सी रूट का खोज करता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, सी रूट। ऐसा मत बोलना कि इंडिया का खोज किया है, क्योंकि इंडिया की इतिहास उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी ये ब्रह्मांड है। तो कोई इंडिया का खोज कैसे कर सकता है? इंडिया आने के लिए उन्होंने सी रूट का खोज किया। और ये भी तो सत्य है ना कि इंडिया पहले भी था, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे गुड्स तो जाते ही थे वहां पे यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया आने के लिए सी रूट का खोज की गई 1498 में पुर्तगीज नाविक वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, तो ये इंडिया की खोज हो गई, इंडिया आने के सी रूट का खोज हो गया। फिर उसके बाद 1509 में मैगलन ने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लिया, जितने भी महासागर थे टोटल महासागर को घूम के आ गया। तो ये एक और बड़ी उपलब्धि थी उस समय का कि मैगलन ने पूरा वर्ल्ड घूम लिया, कहीं कुछ नहीं था। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि अब तो कहीं डर नहीं है, जो वो उन लोगों के अंदर डर होता था वो सारा निकल चुका था। फिर उसके बाद धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिला। कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का खोज किया गया, न्यू फाउंडलैंड का खोज किया गया। तो डिस्कवरी एज होने के बाद बहुत सारे कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ। जब कंट्री का कनेक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो एक टर्म ने न्यू टर्म जुड़ी और वो टर्म था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री इंग्लैंड, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि इंग्लैंड से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने का 3 वजह थी। नंबर 1 कि वहां पे कोल का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा था। उसके बाद आयरन का भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा था। और ये कोल और आयरन के साथ साथ साइंटिस्टों का घर भी इंग्लैंड को ही माना गया है।
क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसी समय में 17th सेंचुरी में न्यूटन जैसे साइंटिस्टों का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है इंग्लैंड से, और उसके बाद धीरे धीरे उनके नेबर कंट्री फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब देशों में फैल जाता है। जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है तो प्रोडक्शन का जो रेट है वो काफी हाई हो जाता है, और ये प्रोडक्शन रेट बढ़ने के कारण यूरोपियन कंट्री अपने नए नए बिजनेस प्लेस के खोज में निकल जाते हैं, अपनी नई नई कॉलोनी बसाना शुरू करते हैं, इंडिया में, अफ्रीका में, या एशिया के अदर कंट्री में, या फिर वो जाते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। तो सभी देश अपनी नई नई कॉलोनी बसाना शुरू करता है, और इसी कॉलोनी में जो सबसे पहले ये कॉलोनी वाली बात जो आती है बिजनेस सेटअप करने की बात, उसमें सबसे पहले स्पेन और पुर्तगीज ये दोनों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिस्कवरी भी उन्हीं के द्वारा शुरू हुई थी, डिस्कवरी एज। फिर उसके बाद इसमें इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों का जो प्रमुखता है वो काफी बढ़ जाता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है। इंग्लैंड और फ्रांस काफी ज्यादा हावी हो जाती है। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड और फ्रांस काफी बढ़ते हैं तो इनके बीच का मैं एक चीज और भी बता दूं आपको कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों नेबर कंट्री है। ठीक है, दोनों देश के बीच में एक रिवर है जिसको हम लोग इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं, और जैसे हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में बार बार युद्ध होती रहती है, ठीक है, नोकझोंक होती रहती है, वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस के साथ भी होती रहती थी। 3 युद्ध विश्व में बहुत ही प्रमुख है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ी गई है, जिसमें 7 इयर्स वॉर, 30 इयर्स वॉर और 100 इयर्स वॉर। ये तीनों वॉर में 100 इयर्स वॉर, 30 इयर्स वॉर और 7 इयर्स वॉर में 7 इयर्स वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लड़ी गई थी 1765 में। 7 इयर्स वॉर 1765 में लड़ी गई थी। धरती अमेरिका का था। अमेरिका में 13 कॉलोनी थी इंग्लैंड का, और अमेरिका के पड़ोसी कंट्री कनाडा में लगभग फ्रांस की कॉलोनी थी। तो दोनों ही देशों का कॉलोनी अमेरिका और कनाडा में बसी हुई थी, और इंग्लैंड चाहता था कि कनाडा में भी मेरा ही हक हो, और अमेरिका भी यही चाहता था कि यहाँ पे दो दुश्मन है, इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों से हम एक साथ लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए एक को कम से कम बाहर भगाना होगा ताकि दूसरा बचे, तो उससे हम डायरेक्ट कम्बेट कर सकते हैं। क्योंकि कम्बेट के लिए अमेरिका तैयार था जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में। ठीक है, तो 1765 में जब स्टॉम्प एक्ट कानून आती है, इंग्लैंड का कॉपरेशन मिलता है अमेरिका से, फ्रांस के साथ 7 इयर्स वॉर होती है, और ये वॉर में 1767 में जो वॉर स्टार्ट होती है, ये वॉर स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, इंग्लैंड की जीत होती है और फ्रांस की हार होती है। और ये होने के बाद जो है फ्रांस की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ठीक है, फ्रांस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें लगभग 10 बिलियन लिब्रा 10 बिलियन लिब्रा का नुकसान होता है, क्योंकि उनके हाथ से फ्रांस कनाडा जैसे कॉलोनी भी निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे उनकी जो सोशल कंडीशन है वो भी बहुत ही खराब होता है। ठीक है, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब 1767 के बाद जब 7 इयर्स वॉर होती है, इस वॉर के बाद जो है अमेरिका डायरेक्ट कम्बेट के लिए तैयार है इंग्लैंड से, और 1776 में अमेरिका इंग्लैंड से आजाद होता है। इसमें एक थोड़ा सा रोचक बात है, अमेरिका सीधे आजाद नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की थोड़ी सी रिलेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जब अमेरिका और इंग्लैंड लड़ रहे थे आपस में, अमेरिका की धरती पे अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो फ्रांस ने भी अपनी एक सेना की टुकड़ी, एक ट्रूप्स जो है लाफाइते के लीडरशिप में अमेरिका भेजा। अमेरिका में फ्रांस की ये सेना की जो ट्रूप्स थी,
इसको किसी ने नहीं बुलाया था, ना इंग्लैंड ने बुलाया था, ना फ्रांस अमेरिका ने बुलाया था। ये बिन बुलाए बाराती की तरह अमेरिका जाता है सिर्फ एक सोच से कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। और इस सोच को लेकर के जब उनकी ट्रूप्स जाती है अमेरिका की टूर पे, इस टूर पे भी बहुत सारा खर्च होता है जो सहन नहीं कर पाता है फ्रांस की जनता। फ्रांस की कंडीशन बहुत ही बेकार होती है और जिसके कारण ये ट्रूप्स के कारण उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं हम लोग फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी पे। 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस की सोसाइटी को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही वो मेजर काउज है जिसके कारण फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन हुई है। यही सबसे बड़ी रीजन है कि उनकी सोसाइटी बहुत ही बेकार थी। अब सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो फ्रांस टोटल 3 पार्ट में डिवाइड था। वन इज कैलर्जी, अनदर नोवेलिटी एंड मिडिल क्लास। ये 3 पार्ट में बटा हुआ था फ्रांस की सोसाइटी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी जान सकते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत कैलर्जी आए थे, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सेकंड स्टेट में नोवेलिटी और थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास वाले आते थे, ठीक है। और ये मिडिल क्लास वाले जो लोग थे इसके अंतर्गत बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, पीजांट्स, टीचर और भी कई तरह के लोग इसके अंतर्गत आते थे मिडिल क्लास के अंतर्गत। मिडिल क्लास में भी 2 टाइप था, एक अपर मिडिल क्लास एंड दूसरा लोअर मिडिल क्लास, ओके। और ये अगर बात की जाए नोवेलिटी और कैलर्जी को कई तरह की प्रिविलेजेस थी, यूं कहो तो बर्थ राइट। इन दोनों को बर्थ राइट था, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। टोटल पॉपुलेशन का 20 से 30% ही दोनों मिला करके थे और 70 से 80% पॉपुलेशन, 70 से 80% पॉपुलेशन जो है वो था मिडिल क्लास का, ठीक है। और टोटल अगर लैंड मास की बात की जाए तो टोटल लैंड मास का 60 से 70% लैंड मास जो थी, टोटल का 60 से 70% लैंड मास वो था नोवेलिटी और कैलर्जी के अंतर्गत, और मात्र 20% से 30% जो है वो लैंड मास थी मिडिल क्लास के पास। इट मींस आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा था उसके पास जमीनें बहुत ही कम थी, और जिनके पास पॉपुलेशन बहुत ही बिलो थी उसके पास लैंड मास बहुत बड़ी थी। तो ये सोसाइटी में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिला था, बहुत बड़ी डिफरेंसेज है। और ये डिफरेंसेज इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में बदल गया। इतना ही नहीं, ये दोनों जो थे इनको कई तरह के टैक्स भी देने पड़ते थे, खास करके मिडिल क्लास वाले को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे, जिसमें टाइले और टीथे नाम का टैक्स, टाइले और टीथे नाम का टैक्स बहुत ही फेमस था। टाइले जो कि वो स्टेट को देता था, राजा को देता था, और टीथे जो कि अपने चर्च को देता था। ये 2 तरह के उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था मिडिल क्लास वाले को। उन्हें किसी तरह का कोई भी फ्रीडम नहीं थी, कोई भी राइट नहीं था। और जिसके कारण जब वो अमेरिका गई मिडिल क्लास पीपल, ट्रूप्स में जो सेना गई थी अमेरिका, वहां अमेरिका की हैप्पीनेस को देख करके जब वो अपने कंट्री लौटे और अपने कंट्री में ही हालत बहुत खराब देखी, तो उन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है। और देश में बहुत सारी परेशानी थी। नए राजा लुई 16 बिल्कुल अयोग्य थे, मात्र 20 वर्षों में फ्रांस के राजा बना दिए गए। 1774 में जब वो राजा बने थे उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल था। और इतना ही नहीं, उनपे उनकी पत्नी मैरी एंटोइनेट जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनकी बहुत ही चलती थी, वो उनके ऊपर काफी हावी थी, ठीक है। ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मैरी एंटोइनेट टोटल जो बजट होती है, एनुअल बजट, वो टोटल बजट का 9% सिर्फ अपने ऊपर खर्च होती थी, सिर्फ मैरी एंटोइनेट के ऊपर ही खर्च करते थे। मैरी एंटोइनेट के ऊपर 15,000 सेना वर्साइल के शीश महल में रहते थे, सिर्फ खड़े, जिनका कोई काम नहीं था।
इस तरह के जो प्रॉब्लम थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बदल गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारा चीज और भी हमें पढ़ना है। इसमें हमें फ्यूडल सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिलहाल के लिए इतना ही था। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, तो डिस्कवरी एज देखा, हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, और सोसाइटी के देखने के बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मेजर प्रॉब्लम की कहानी तो बची हुई है, हम लोग देखेंगे फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली, हमें बहुत सारा चीज और भी देखना है। नेपोलियन जी आएंगे, वो भी अपने देश में बहुत सारी बदलाव करेंगे, हम लोगों को और भी देखना है। आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। तो बाकी चीजों के लिए बने रहिए, अपने जो चैनल है, अपने चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और जो सोशल पंडित है उस पर लगातार वॉच कीजिए, आपको मिलता रहेगा इस तरह का कई वीडियो। धन्यवाद।